अच्छे लोग और अच्छी बातें तुरंत समझ में नहीं आते, ना ही अच्छी किताबें समझ में आती हैं, बल्कि उन्हें पढ़ना पड़ता है और फिर समझना पड़ता है। सुप्रभात, मैं हूँ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मान मिलने पर दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए बेहद गर्व और खुशी का क्षण है। आज 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति द्वारा परंपरा भारत की हथकरघा परंपराओं में स्थिरता नामक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। बांग्लादेश में जारी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में दिया बयान। कहा, ढाका के साथ लगातार संपर्क में, अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर। व्यापक और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय बिस्टेक के व्यावसायिक शिखर सम्मेलन का आगाज। भारत में कारोबारी माहौल और व्यापार सुविधा उपायों को बढ़ाने के लिए मुद्दों पर व्यापक चर्चा। आज होगा समापन। पेरिस ओलंपिक में मंगलवार को विनेश फोगाट ने रचा इतिहास। सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को हराकर पहुंची फाइनल में। भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा का शानदार थ्रो। पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर दूर फेंका भाला। हॉकी टीम को सेमीफाइनल में मिली हार। आइए अब नजर डालते हैं दोनों सदनों में आज के कामकाज पर। सबसे पहले जानते हैं लोकसभा के बारे में। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित नागरिक डाटा सुरक्षा और निजता विषय पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य देंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मीडिया कवरेज में नैतिक मानक विषय पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों टिप्पणियों के बारे में वक्तव्य देंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बामभनिया, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के संबंध में संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य देंगी। नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर आगे विचार जारी रखेंगी। वित्त मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित कर दिया जाए। आइए अब जानते हैं राज्यसभा के कामकाज के बारे में। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री में राज्यसभा BL वर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड 1 के अधीन प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बामभनिया कैग एक्ट 1971 के सेक्शन 19A के क्लॉज 2 की भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का भंडारण, प्रबंधन और संचालन से संबंधित प्रतिवेदन संख्या 20 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 78वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य देंगे। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जम्मू कश्मीर विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 और विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 पर विचार के लिए प्रस्ताव करेंगी। साथ ही यह भी प्रस्ताव करेंगी कि यह विधेयक लौटाया जाए। बांग्लादेश में जारी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एस जयशंकर ने सबसे पहले राज्यसभा में भाषण दिया। उन्होंने शेख हसीना के भारत आने से लेकर बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों और वहां के अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के संपर्क में है। India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. बांग्लादेश में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में हैं। वहां अनुमानतः 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals who usually live there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission.
In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Speaker, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that. We welcome that and will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. Speaker, sir, in the last 24 hours, we have been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. फिजी के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मैवलीली कटोनिविरे ने उन्हें पुरस्कार सौंपा। दक्षिण प्रशांत के इस छोटे से देश के दौरे पर गई राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी की संसद को भी संबोधित किया है। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपति को फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई। हम इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। यह भारत और फिजी के बीच मधुर संबंधों और हमारे देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में माननीय राष्ट्रपति जी के योगदान का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। यह राष्ट्रपति के नेतृत्व के साथ साथ भारत और फिजी के बीच ऐतिहासिक लोगों के आपसी संबंधों की भी पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए जाने पर बधाई। यह प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। यह राष्ट्रपति के नेतृत्व के साथ साथ भारत और फिजी के बीच ऐतिहासिक लोगों के आपसी संबंधों की भी पहचान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई। यह सम्मान न केवल आपके असाधारण नेतृत्व और जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। फिजी की राजधानी सुवा में अपने आधिकारिक कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाडी शहर पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नाडी स्थित श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। 9 अगस्त तक राष्ट्रपति मुर्मू न्यूजीलैंड की यात्रा पर होंगी। यहाँ वह गवर्नर जनरल सिंडी किरो और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करेंगी। वह एक शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के साथ संवाद करेंगी। इस दौरे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। सात अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस साल 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति द्वारा परंपरा भारत की हथकरघा परंपराओं में स्थिरता नामक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, निर्यातक, डिजाइनर और देश भर से 1000 से अधिक बुनकर शामिल होंगे। इस दौरान देश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस समारोह का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र के महत्व और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अब नए मोड़ पे खड़ा है देश, बदल रहा परिवेश वेश। सतरंगी कुछ धागे लेकर चलो चलो अब दुनिया जोड़े। हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर। अपनेपन के दाने बाने पर देखो क्या क्या हम बनाते। हुनर के नए रंग दिखाते, नए जमाने से कदम मिलाते। पश्मीना को ओढ़ के कश्मीर तक हम हो आते। नरम नरम का जीवरम रेशम का एहसास हम पाते। कहीं कपास कहीं जूट तो कहीं मलमल कहीं सूत तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सबको साथ ले आते। सबको हमने साथ बढ़ाते। कभी विदेशी घाट पर कभी शहरों में हाट पर उसकी पूरी कीमत दिलवाते। जो मिलजुल कर हम बनाते। हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर। अपनेपन के ताने बाने पर देखो क्या क्या हम बनाते। रंग बिरंगी सूती रेशम तरक्की के धागे से हम लाते हैं जिनको चुनकर। हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर। हैंडलूम अपनाएं, बुनकर को सहयोग पहुंचाएं। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते भारत के बुनकर। आइए हम सब मिलकर भारत के बुनकरों को नमन करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के व्यावसायिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। नई दिल्ली में 6 अगस्त को 2 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बिम्स्टेक के सदस्य देशों के उच्च अधिकारी, नीति निर्माता, उद्यमी और उद्योग जगत से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं। बिम्स्टेक व्यावसायिक शिखर सम्मेलन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की 300 से अधिक हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की सुविधा दी जा सके और व्यापारिक सुविधाओं, क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, समावेशी विकास और सतत विकास के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के रास्ते तलाशे जा सकें। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापारिक और निवेश संबंधों के जरिए बड़े स्तर पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और अब बात खेल जगत की। पेरिस ओलंपिक 2024 के 11वें दिन भारतीय प्लेयर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने जगह बनाई, जबकि किशोर जेना क्वालिफाई करने में विफल रहे। वहीं भारतीय हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबले में भले ही जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब भी उसके पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका होगा। दूसरी तरफ रेसलिंग में विनेश फोगाट ने फाइनल में पहुंचने के साथ ही इतिहास रच दिया है। विनेश फोगाट ने महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की लोपेज गुजमान को 5-0 से हरा दिया। पहले राउंड तक विनेश 1-0 से आगे रही, फिर आखिरी 3 मिनट में उन्होंने क्यूबा की पहलवान पर डबल लेग अटैक किया और 4 पॉइंट अर्जित किए। इस बढ़त को वह अंत तक बनाए रखी और फाइनल में जगह बनाई। इसी के साथ विनेश ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। वहीं भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा ने शानदार थ्रो फेंका है।
उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर दूर भाला फेंका है। ऐसा करने के बाद वह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। विनेश फोगाट आज होने वाले फाइनल मुकाबले में यूएसए की पहलवान साराह एन हिंड्रेट से भिड़ेंगी, तो वहीं नीरज चोपड़ा 8 अगस्त को होने वाले फाइनल में गोल्डन थ्रो के लिए खेलेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का काम है उद्यमियों को मजबूत बनाना, सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, विविध प्रकार के उद्यमों और व्यवसायों को सहायता प्रदान करना, रोजगार और आय के अनेक अवसर उत्पन्न करना। देखें कि इस पहल से किस प्रकार रोजगार और आय सृजन को बढ़ावा दे रही है और किस प्रकार रोजगार और आय सृजन को बढ़ावा निरंतर दिया जा रहा है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी से जुड़े एक वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। Pradhan Mantri Mudra Yojana was launched by Prime Minister Narendra Modi on 8 April 2015 with a goal to provide loans up to 10 lakh to non-corporate, non-farm, small micro-enterprises. Under Pradhan Mantri Mudra Yojana, these loans are classified as Mudra loans and are sanctioned through commercial banks, regional rural banks, small finance banks, microfinance institution and non-banking financial company. As of 26 July 2024, more than 1.17 crore Mudra loans worth over rupees 11 lakh crore have been sanctioned under the scheme. Out of the sanctioned amount, loans worth more than rupees 10.94 lakh crore have been disbursed. As of July 2024, 68% of all loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana sanctioned to women, enhancing the vision of women empowerment. Under the aegis of PMMY, Mudra has created 3 products to signify the stage of growth and development and funding needs of the beneficiary micro unit. The 3 products are called Shishu for loan up to rupees 50,000, Kishore for loans ranging from rupees 50,000 to 5 lakh, and Tarun for loans ranging from rupees 5 lakh to 10 lakh. In order to further strengthen micro, small and medium enterprises through Pradhan Mantri Mudra Yojana, Union Budget 2024-25 has announced the increase of loan limit from rupees 10 lakh to rupees 20 lakh under the Tarun category. Aim of the Pradhan Mantri Mudra Yojana is to create an inclusive, sustainable and value-based entrepreneurial culture. Mudra loan is ensuring welfare for a variety of enterprises and businesses by generating numerous income as well as employment opportunities in a range of industries like manufacturing, services, retail, agriculture and others.